नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वसु, मेरा खाना यहीं धूप में दे जाना। दोबारा यहीं कहने पर भी जब भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, तब सुमित्रा जी भीतर रसोई में पहुंच गई। वहां भी वसु नहीं दिखी। बहू जी तो नरेन भैया के साथ दुकान गई है, कमला ने दाल में बघार लगाते हुए कहा। तो सुमित्रा जी अचंभित रह गई। दुकान ले गया है नरेन अपने साथ? वह वसु, जो उनके सामने ठीक से बोलना नहीं जानती, अब घर से बाहर बिना उन्हें बताए चली गई। हालांकि नरेन की दुकान घर के बगल में ही थी, फिर भी नरेन को उनसे पूछना तो चाहिए था। हाँ, अब तो बहू का ही मालिकाना हो जाएगा। अपने अधिकार क्षेत्र की उपेक्षा की तीव्र पीड़ा से उनकी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया। वह दिन उन्हें याद आने लगा जब वह वसु को पसंद करने उसके घर गई थी। लजीली शर्मीली वसु ने आंखें भी नहीं उठाई, बस अपने झुके हुए सिर को थोड़ा और झुका लिया। सुमित्रा जी उसकी हर गतिविधि का बहुत गौर से परीक्षण निरीक्षण करती जा रही थी। उनका साक्षात्कार जारी था। तुम्हें घर के हर काम तो आते ही होंगे, आखिर लड़की हो, ये सब तो करना ही पड़ता है। प्रश्नों की दुनाली से निकली हर गोली वसु को छत विछत कर जाती थी, लेकिन बहुत धीरज से वह हर सवाल का मौन जवाब देती जा रही थी। अभी तो वह मात्र 17 साल की ही थी। पढ़ाई करने की अदम्य इच्छा भीतर उफान मार रही थी कि माता पिता ने 5 लड़कियों में सबसे बड़ी होने के कारण यह रिश्ता आते ही बात पक्की कर कोई रस्म करने की जल्दी मचा दी थी। नरेन सुमित्रा जी का सबसे छोटा पुत्र था। कितना चाहा उन्होंने कि पढ़ लिख ले, मगर वही डाक के 3 पात। तब घर के सामने पड़ी खाली जमीन पर उसके लिए जनरल स्टोर खुलवा दिया था उन्होंने। सुमित्रा जी भी उसके साथ दुकान पर बैठ जाती थी। पति सुरेंद्र नाथ की मृत्यु तब भी हो गई थी जब नरेन स्कूल में पढ़ रहा था। दोनों बड़े पुत्र पढ़ने में होशियार थे, सो उनकी नौकरी पिता के सामने ही लग गई थी। आर्थिक अभाव से घर अछूता था। दोनों पुत्रों ने पिता के जाते ही अपने पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। सुमित्रा जी का मंतव्य भी नहीं लिया। जब बेटों को ही माँ के मन की परवाह नहीं, तो बहुओं को कैसे होती। 30 त्योहारों पर किसी तरह सब इकट्ठा होते तो सुमित्रा जी सबको खुश रखने के तनाव से ग्रस्त हो जाती। किसी को किसी बात का बुरा न लगे, कम से कम घर आना जाना चलता रहे। बस इसी चिंता में उनकी जिंदगी के पल गुजर रहे थे। नरेन को माँ से बहुत लगाव था। उनका ख्याल रखने के प्रयासों में वह पढ़ाई के प्रति उदासीन होता गया था। शादी ब्याह की तरफ उसका रुझान कभी नहीं रहा, और दोनों भाइयों को तो अपनी ही जिंदगी से फुर्सत ना थी। जब किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब थक कार के सुमित्रा जी ने ही छोटे पुत्र की शादी का बेड़ा खुद उठाया और लड़की की तलाश शुरू कर दी। वसु की फोटो देखकर ही उनके दिल में मानो स्वीकृति दे दी थी। नरेन ने तो फोटो देखने से ही इनकार कर दिया। माँ, तेरे 2 पुत्रों की तो शादी हो ही चुकी है, अब इस एक पुत्र की नाप भी होगी तो क्या फर्क पड़ना है, कहता वह हंस देता था। उसके तर्कों को वह सदैव काट दिया करती थी कि नहीं, किसी को फर्क ना पड़े, मेरी भला से मुझे तो बहुत फर्क पड़ता है। क्या दुनिया मुझे स्वार्थी ना कहेगी, जो मैं तुझसे अपनी सेवा करवाती रहूंगी? क्या तू यही चाहता है सारी दुनिया तेरी माँ को ताना मारे कहती? वह सुबह की पड़ती थी। देख माँ, तुझे जो करना हो कर, बस ये आंसू ना बहाया कर। जो लड़की तू पसंद कर देगी, पास कर देगी, मैं ब्याह कर लूँगा। नरेन भावुक होकर माँ के पास बैठ जाता, उसके आंसू पोंछने लगता। आज वसु को देखने, उससे मिलने वह नरेन की जिद को लेकर आई थी। ऐसे ही बहू तो मुझे चाहिए अपने नरेन के लिए, जो चुपचाप रहती हो, आज्ञाकारी हो, विनम्र हो, घरेलू कार्य में रुचि लेती हो, ज़्यादा चू चप्पड़ ना करती हो। मेरी दोनों बड़ी बहुओं के समान अपने पतियों को पल्लू में बांधकर नचाले वाली ना हो। मन ही मन सुमित्रा जी विश्लेषण करती जा रही थी। वसु उम्र में नरेन से काफ़ी छोटी है। उन्होंने हिसाब लगाया, करीब 10 साल का अंतर है। लेकिन जब नरेन की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि अभी तो मेरा बेटा भी बहुत छोटा ही है। मैं भी तो नरेन के पिता से 12 वर्ष छोटी ही थी। 16 साल में ब्याह भी हो गया था उनका। क्या इस बात से कोई फर्क पड़ रहा था? बिल्कुल नहीं। मेरा ब्याह तो बहुत अच्छे से हो रहा था। नरेन के पिता की इच्छा अनुसार वह हर कार्य करती रही। उनके जाने के बाद बड़े पुत्र की इच्छा अनुसार चलती रही। नरेन के ब्याह में ही उन्हें अपनी बुद्धि लगानी पड़ रही है, क्योंकि उसने सब कुछ माँ पर ही छोड़ दिया है।
वसु को देख उन्हें यूं महसूस हुआ मानो वसु उनकी ही प्रति करती है। वसु के घर वालों ने सुमित्रा जी की रजामंदी मिलते ही तुरंत पंडित को बुलाकर एक रस्म कर दी ताकि रिश्ता पक्का हो जाए, कोई अपनी बात से पलट न जाए। शादी की तारीख 1 साल बाद की रखी गई क्योंकि मंजली बहू की डिलीवरी होनी थी। शादी के बाद वसु ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाला। सुमित्रा जी की हर बात उसके लिए ब्रह्म वाक्य रहती थी, यहाँ तक कि दोनों बड़ी बहुओं के साथ भी उसका व्यवहार बहुत मधुर और स्नेहशील रहा। नरेन में बहुत संतुष्ट था। वसु के आने से उसे लगता था कि माँ अपनी पसंद की बहू लाई है तो अब वह खुश ही रहेगी। सुमित्रा जी भी बहुत खुश थी अपनी पसंद पर। मन ही मन खुद को बधाई देती कि क्या छाट के बहू लाई हूँ मैं, पर ऊपर से कुछ ना कहती। कभी भूले से भी वसु की तारीफ न करती, ये सोचकर कि इसका दिमाग चढ़ जाएगा। थोड़े दिन तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सुमित्रा जी को संदेह होने लगा कि नरेन ज़्यादातर वक्त वसु के साथ बिताने लगा है। कई बार तो माँ की बात नज़रअंदाज कर देता है। अब वह उनसे दुकान पर बैठने को भी नहीं बुलाता, बल्कि वसु को अपने साथ ले जाना चाहता है। वसु भी नरेन से बहुत घुल मिलकर बातें करती है, जबकि उनके साथ उतना खुलकर बात नहीं करती। अनजाने ही ईर्ष्या की लहर उनके हृदय में डोलने लगी। दोनों बड़े पुत्रों की तरह नरेन से बिछोह की आशंका से आकुल हो वह अलग मंसूबे बनाने लगी। अब वह रोज वसु के कामों में कमी ढूंढती रहती, तनिक सी गलती पर उसकी लानत मनानत करने लगती। नरेन से उसकी बुराई करने का कोई मौका न छोड़ती। वसु तो वैसे ही चुप रहती थी। अचानक सासू माँ के हर वक्त के उल्हानों और तानों ने उसे ज़्यादा ही खामोश कर दिया। माँ, ए माँ, तूने खाना खाया क्या? क्या सोच रही है? अचानक नरेन की तेज आवाज़ से सुमित्रा जी चौंक गई। नरेन ने दुकान से आकर उनसे पूछ रहा था। वसु उसके बगल में खड़ी थी। सुमित्रा जी आंखों में आंसू भर आए। वह फट पड़ी। कितने दिनों बाद तुझे आज माँ की सुध आई। ब्याह क्या हुआ? बीवी क्या आ गई? माँ को ही भूल गया। नरेन स्तब्ध रह गया। उसका दिल आहत हो गया माँ के इस अप्रत्याशित कटु व्यवहार से। उसी दिन उसने वसु को मायके पहुँचाने का प्रबंध कर दिया। वसु रोने लगी। क्या गलती हो गई माँ मुझसे? मैंने क्या किया है? ये मुझसे नाराज़ है, कहते हैं तुम्हारे कारण मेरा ध्यान माँ से हट गया है। मेरी माँ दुखी है, मुझे एक मौका और दे दीजिए माँ, मैं अब आपका पूरा ध्यान रखूँगी। लेकिन जब तक सुमित्रा जी कुछ कहती समझाती, नरेन वसु को लेकर चला गया था। वसु को छोड़कर घर वापस आने के बाद से नरेन दिन रात माँ के पास ही रहने लगा। दोनों वक्त का खाना उनके साथ ही खाता, हर वक्त उनका ख्याल रखता। सुमित्रा जी नरेन के साथ खुश तो रहती, लेकिन वसु का मासूम चेहरा उनकी आंखों के सामने अक्सर कौंध जाता। धीरे से एक अपराध बोध उनके भीतर जड़ जमाने लगा। अब उन्हें नरेन की खुशी में अनकही वेदना दिखने लगी। उसके कहे कहो में अव्यक्त रुंदन के स्वर सुनाई पड़ने लगे। वसु का जिक्र करते ही नरेन की भवें चढ़ जाती। वह बात बदल देता। वह वसु के बारे में बात करना चाहती, उसे बुलाने की मंत्रणा करना चाहती, लेकिन नरेन हाथ न रखने देता। अपराध बोध की घनीभूत पीड़ा से सुमित्रा जी को बीमार कर दिया। दिल का दर्द किसी से न कह सकने की विवशता और दर्द के समाधान की दिशाहीनता, असहायता से उन्होंने खाट पकड़ ली। तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो नरेन घबरा गया। भाई भाभीियों के असहयोग से विकल हो गया। सुमित्रा जी वसु को बुलाने का जोर देने लगी। अंततः एक दिन नरेन वसु को लिवाने उसके घर पहुंचा। देखा तो वसु सूख कर काटा हो गई थी। घर वालों के समाज के तानों ने उसे अधमरा कर दिया था। नरेन को अकस्मात आया देख वह बोरा गई। रास्ते भर दोनों खामोश ही रहे। वसु समझ नहीं पा रही थी कि अचानक नरेन लिवाने कैसे आ गए। घर में घुसते ही दरवाजे पर सुमित्रा जी उसे दिखाई नहीं दी। अंदर से भी उनकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। प्रश्नवाचक नज़रों से नरेन की तरफ देखते ही नरेन ने आंसू भरी आंखों से भीतर के कमरे की तरफ इशारा कर दिया। वसु के तो पैर ही जम गए जब उसने सुमित्रा जी को इस हाल में बिस्तर पर देखा। माँ, क्या हुआ? आपको कहती वह उनके पैरों पर झुकती चली गई। कौन है? वसु है। क्या तू आ गई बेटी? मुझे माफ़ कर दे, अब यहाँ से मत जाना। नरेन, मुझे एक मौका और दे दे अपनी गलती सुधारने का। मैं तेरे प्रति स्वार्थी हो गई थी, तुझ पर अपना मालिकाना समझने लगी थी। बेटे को बहू के साथ बंटता हुआ नहीं देख पा रही थी। तेरे और वसु की बढ़ती आत्मीयता को अपने लिए खतरा समझ रही थी।
भूल गई थी कि जो बेटा माँ के कहने पर ही शादी किया, वह माँ की पसंद को अपनी पसंद बनाना भी माँ के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन ही समझ रहा था। भूल गई थी कि वसु उसकी पत्नी भी है, उसका भी मालिकाना है, सिर्फ मेरी बहू नहीं है। मैंने अपने नरेन का दिल तोड़ दिया। अब तू आ गई है, मुझे भूल सुधार का एक मौका दे दो। मरने से पहले सुमित्रा जी वसु को कलेजे से यूं लिपटाए जा रही थी मानो वह फिर हाथ छुड़ाकर चली न जाए। वसु तो व्याकुल हो गई। इतने दिनों के बिछोह और अपमान की पीड़ा माँ से मिलते ही पिघल कर वेग से बह निकली। सुमित्रा जी के घुटते संताप से मानो उसका संताप एकाकार हो उठा था। नरेन माँ से आकर लिपट गया। नहीं माँ, तुझे कुछ नहीं होगा, तेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती मेरी है, मैं तुझे समझ नहीं पाया। वसु, तुम भी मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारा सबसे बड़ा अपराधी तो मैं हूँ। मैं भी तुम्हारे ऊपर अपना मालिकाना समझने लगा था, जब जैसा चाहा तुमसे करवा दिया। तुम्हारे बिना मुझसे कोई काम ठीक से नहीं हो पाया। अब हम दोनों मिलकर माँ की सेवा करेंगे और माँ को ठीक कर देंगे। नरेन भी रो रहा था, माँ भी रो रही थी और वसु भी, लेकिन आज तीनों ने एक दूसरे पर हक को और उस हक के दायरे को भी समझ लिया था। वे अब कभी भी नहीं रोने के लिए रो रहे थे। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और साथ ही हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।